फ्रेंड्स, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट। ये टॉपिक जो है बीए में सेमेस्टर पद्धति, टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट जेआरएफ तथा सिविल सर्विसेज के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय हित क्या होता है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत या प्राण तत्व होता है। विदेश नीति की सफलता और असफलता का मूल्यांकन राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में ही किया जा सकता है। यदि विदेश नीति राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में सफल होती है तो उसे सफल विदेश नीति कहा जाता है, और यदि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में ये असफल होती है तो विदेश नीति को असफल विदेश नीति की संज्ञा दी जाती है। अर्थात किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित की प्राप्ति करना या राष्ट्रीय हित की रक्षा करना होता है। प्राचीन एवं मध्य युग में राज्यों के हित अधिपतियों के हित से भिन्न नहीं माने जाते थे। यानी राजा अपने व्यक्तिगत गौरव के लिए युद्ध करता था, अश्वमेध राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती बनता था, और राजा के गौरव से प्रजा भी गौरवान्वित होती थी। यानी राजा और राज्य का हित अलग अलग नहीं देखा जाता था। राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी सहज नहीं रह गई। औद्योगिक क्रांति, व्यापारिक प्रगति, वैज्ञानिक दृष्टि, यातायात तथा संचार साधनों का प्रचार, राजकुमारों, सामंतों, सेनापतियों का ही खेल नहीं रह गया। अधिपतियों के व्यक्तिगत हित के स्थान पर राज्यों के हित का महत्व बढ़ा है, यानी राष्ट्रीय हित का महत्व बढ़ा है। इस प्रकार प्राचीन समय से लेकर आज राष्ट्रीय हित किसी राष्ट्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लॉर्ड पामरस्टोन ने वर्षों पहले कहा था कि हमारा कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही कोई सदा बने रहने वाला शत्रु, यानी हमारा कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं है, केवल हमारा राष्ट्रीय हित ही शाश्वत है। यानी राष्ट्रीय हित ही शाश्वत है और इन हितों का अनुसरण एवं संवर्धन करना ही हमारा कर्तव्य है। यानी राष्ट्रीय हित का अनुसरण करना एवं संवर्धन करना ही किसी राष्ट्र का कर्तव्य है। मार्गेंथाउ के शब्दों में राजनीतिक दर्शन का मुख्य तत्व है राष्ट्रीय हित की प्रधानता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अवधारणा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों तथा पर्यवेक्षकों के बीच गंभीर विवाद पाया जाता है। मार्गेंथाउ जैसे विद्वानों का विचार है कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रैंकलिन कहते हैं कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति की मूल अवधारणा है। वहीं नॉर्मन हिल कहते हैं कि विदेश नीति की शुरुआती बिंदु राष्ट्रीय हित है। दूसरी ओर प्रोफेसर रेनॉल्ड्स जैसे विद्वान कहते हैं कि हमेशा विदेश नीति को ही राष्ट्रीय हित पर आधारित करना संभव नहीं है। जो भी हो, यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है, और सामान्यतः यह विदेश नीति के निर्माण तथा कार्यान्वयन में निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। राष्ट्रीय हित मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मार्मिक यानी संवेदनशील दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित, और दूसरा है अमार्मिक या तत्कालीन राष्ट्रीय हित। तो देखते हैं मार्मिक या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित किसे कहा जाता है। मार्मिक या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित किसी राष्ट्र के मूलभूत अत्यंत महत्वपूर्ण हित हैं। ये किसी राज्य के वे हित हैं जिन पर वह कोई भी रियासत करने को तैयार नहीं होता, और जिनकी रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर वह युद्ध करने को भी तैयार हो जाता है। किसी देश का मार्मिक हित बुनियादी समझा जाता है। राष्ट्रीय हित के अन्य सभी पहलू इसके समक्ष गौण समझे जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वाधीनता और अखंडता की रक्षा आदि मुख्य हैं। राज्य के मूलभूत उद्देश्य बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करना, आंतरिक क्षेत्र में सुव्यवस्था कायम करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में विदेश नीति निर्धारित सुरक्षा संधियों में भी सम्मिलित होते हैं। यानी राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए सुरक्षा संधियां भी की जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक गुप्त सुरक्षा संधियों की व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली और मान्य उपकरण थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट संधि एवं अनेक संगठनों की स्थापना की। भारत ने भी गुटनिरपेक्ष होते हुए भी यूएसएसआर के साथ 1971 में 20 वर्षीय मैत्री संधि की थी। किस लिए? राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। अब देखते हैं कि अमार्मिक या तत्कालीन राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं। तो वे हित जो मार्मिक नहीं होते, जो केवल तत्कालिक महत्व के गौण हित होते हैं और जिनके लिए कोई राज्य युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता, उन्हें अमार्मिक और अस्थायी स्वरूप के राष्ट्रीय हित कहते हैं। ऐसे गौण हित जनता का भौतिक कल्याण, प्रतिष्ठा की रक्षा, विचारधारा प्रभाव, व्यापार की वृद्धि, संस्कृति का प्रसार आदि हैं। यानी ये सभी अमार्मिक हित के अंतर्गत आते हैं।
मार्गेंथाउ ने राष्ट्रीय हित की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि राष्ट्रीय हित का अर्थ अत्यधिक व्यापक है और व्यापक स्वरूप उन बहुत से सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर है जिनके अंतर्गत किसी राज्य की विदेश नीति निर्धारित की जाती है। यानी ये कहते हैं कि राष्ट्रीय हित अंततः विदेश नीति से ही संबंधित है। उन्होंने राष्ट्रीय हित के दो तत्व बताए हैं। राष्ट्रीय हित कई कारणों से बदलता भी रहता है, यानी परिवर्तनशील है। कभी कभी तत्व, वर्ग या जनता के मूल्यों में परिवर्तन होने से भी मार्मिक राष्ट्रीय हितों की अवधारणा बदल जाती है। ट्रूमैन और आइजनहावर साम्यवादी चीन के प्रति अवरोध की नीति अपनाने में ही अमेरिका की सुरक्षा समझते थे, जबकि निक्सन और किसिंजर चीन के साथ मधुर संबंध की स्थापना में ही अमेरिका के हितों की अभिव्यक्ति समझने लगे। किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित के मूलभूत तत्व एक जैसे हैं और सभी देश सुरक्षा चाहते हैं। यानी कि राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील है। पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो चीन का विरोध करते थे क्योंकि चीन साम्यवादी है। बाद में निक्सन और किसिंजर आए तो वो चीन के साथ इन्होंने मधुर संबंध बनाया, जबकि चीन अभी भी साम्यवादी देश ही है। राजनीतिक स्वाधीनता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना चाहते हैं। सुरक्षा के बाद सभी देश अपने आर्थिक हितों का संवर्धन करना चाहते हैं, अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के राज्यों के राष्ट्रीय हितों में विरोध और संघर्ष भी पाया जाता है। भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय हित कई बार एक दूसरे के प्रतिकूल देखे गए हैं। इन देशों की विदेश नीतियों का उद्देश्य अपने विदेश संबंधों का इस ढंग से संचालन करना है जिससे राष्ट्रीय हित की सिद्धि यथासंभव अधिक से अधिक अनुकूल रूप से होने की गारंटी हो। राष्ट्रीय हितों को बरकरार रखने के लिए राज्य अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं। कौटिल्य जो है संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव की नीतियां तथा साम दाम दंड भेद के उपाय अपनाने की सलाह देते हैं। यानी जिससे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो वो सारे उपाय करने चाहिए, साम दाम दंड भेद। और विदेश नीति के निर्धारण में कौटिल्य ने ये 6 सिद्धांत बताए हैं: संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव। पामर और पार्किंसन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन निम्नलिखित हैं। आदर्शवादियों की मान्यता है कि राष्ट्रीय हितों का संप्रत्यय एक खतरनाक धारणा है। क्यों खतरनाक है? यदि एक राष्ट्र अपने संकीर्ण स्वार्थों या हितों को ही प्राथमिकता देता है तो दूसरे राष्ट्रों के हितों की उपेक्षा होती है। आज दुनिया के लगभग सभी राष्ट्र एक दूसरे पर अंतःनिर्भर हैं और यदि अपने हितों को सर्वोच्चता प्रदान करते हैं तो विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि संप्रत्ययकारी कल्पनाएं जो है ये कल्पनाएं बनकर रह जाएंगी, क्योंकि क्या होता है कि उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। आज की बुनियादी समस्या यह है कि राष्ट्रीय हित की धारणा को मानव जाति के संवर्धन की धारणा में कैसे बदलें। विदेश नीति और राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित की अवधारणा विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है। जब तक दुनिया राजनीतिक दृष्टि से राज्यों में विभाजित होती रहेगी तब तक विश्व राजनीति में राष्ट्रीय हित मार्मिक विषय रहेगा। विदेश नीति निर्माण का प्रारंभिक बिंदु राष्ट्रीय हित है। वास्तविक रूप से राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है। चाहे किसी राष्ट्र के कितने ही ऊंचे आदर्श हों और कितनी ही उदार अभिलाषाएं हों, वह अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय हित के अलावा किसी दूसरी धारणा पर आधारित नहीं कर सकता या निर्भर नहीं रह सकता। मार्गेंथाउ जैसे कुछ अन्य विद्वान जैसे यथार्थवादियों की मान्यता है कि राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति की आत्मा है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति की कुंजी है। विदेश नीति का संचालन राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से किया जाता है। सिद्धांतवाद की दुहाई दी जाती है, लेकिन व्यवहार में वही किया जाता है जो आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रीय हित के अनुकूल हो। सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपना प्रभाव खोता जा रहा है। व्यवहार में केवल वही कार्य करने पर बल दिया जाता है जिससे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो। यह सच है कि राष्ट्रीय हित परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन कम से कम 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हर राज्य को अपनी विदेश नीति में आवश्यक रूप से स्थान देना चाहिए। वे 3 बातें हैं: आत्मरक्षा, सुरक्षा और लोक कल्याण। राष्ट्रीय हित के आधार पर विदेश नीति के लक्षणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक लक्ष्य इसमें से पहला हम देख रहे हैं, राष्ट्र के उन हितों को रखा जाता है जो राज्य की आधारभूत मान्यताएं हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित, राष्ट्रीय हित का संचय। दूसरा जो राष्ट्रीय हित है वो है मध्यवर्ती लक्ष्य। इसमें जो है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सहयोग, प्रतिष्ठा, अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना आदि बातें शामिल है। और इसमें दबाव, गुट हित समूह, गैर राजनीतिक सहयोग और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि, ये सभी भी राष्ट्रीय हित के मध्यवर्ती लक्ष्य हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य यानी जो तीसरा लक्ष्य है राष्ट्रीय हित का, इन लक्ष्यों में कुछ दीर्घकालीन योजनाएं, कल्पनाएं, स्वप्न सम्मिलित किए जाते हैं जिनके माध्यम से एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मनोवांछित परिवर्तन करने की इच्छा
रखता है। सोवियत रूस की विदेश नीति में संपूर्ण विश्व में साम्यवादी क्रांति को लाना, या यूएसए की विदेश नीति में साम्यवाद को रोकना एवं समाप्त करना इस प्रकार के लक्ष्य माने जा सकते हैं। प्राथमिक हितों की रक्षा पहले की जाती है और गौण हितों की बाद में। इस प्रकार आपने देखा कि जो राष्ट्रीय हित है वो विदेश नीति की आत्मा है, प्राण है। किसी भी देश की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य होता है राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना। राष्ट्रीय हित दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, मार्मिक यानी संवेदनशील, दीर्घकालिक और स्थायी, और दूसरा होता है अमार्मिक यानी तत्कालीन और अस्थायी। आपने देखा कि स्थायी राष्ट्रीय हितों में क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, लोक कल्याण है, आर्थिक हित है, जबकि अस्थायी में तत्कालीन चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि विचारधारा, जैसे रूस के द्वारा पूंजीवाद का विरोध और अमेरिका के द्वारा साम्यवाद का विरोध। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय हित कभी भी किसी देश की विदेश नीति का बुनियादी तत्व है, मूलभूत तत्व है, उसकी आत्मा है, उसका प्राण है। और आई होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी अन्य विषय पे जो है चाहते हैं वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपको पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।